प्रणाम गुरु जी। नमस्ते गुरु नमस्ते। गुरु 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 महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं वैद्य रसिया आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूं। आज हम वैद्य शक्ति प्रकाश और आयुर्वेद फाउंडर वैद्य हिमांशु झा हैं। आज मुख्य अतिथि हैं वैद्य शक्ति प्रैक्टिस करें और और इस घर में आयुर्वेद के प्रश्न दे आ रहे हैं। हमारा विषय है हम एंड इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन। इस पर अपना ज्ञान और अनुभव हमसे साझा करने के लिए जिसने अपने संसार के राज ये मात्र आज का टॉपिक ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर हम कई बार चर्चा करेंगे, तब इसका पूरा सब जो है कंक्लूजन बनना आएगा। फिर मैं आज काफी चीजें इसकी देने की कोशिश करूंगा और हमारी जो भी डिस्कशन होगा वो सिनिकल पास आए पेशेंट भी अपनी कंप्लेंट नहीं काफी जगह हमसे चेक करा है, उसके नाम लेकर आए हम क्या परेशानी है, डिस्टिल ब्लड प्रेशर है, स्पॉन्डिलाइटिस है, माइग्रेन है, हाइपरटेंशन है, स्किन डिजीज है, स्किन की एलर्जी है और फैटी लीवर है। मतलब इतने सारे रोग हमें गिनाता है और ये वास्तव में हमें पेशेंट भी रहे। तो ऐसे रोगान का जो सिद्धांत है, जो हमारे सिद्धांत है, उसके अनुसार ही हमें उसको जो दोषानुसार सिद्धांत है हमारा, उस दोषानुसार सिद्धांत के अनुसार ही हमें दोष का आकलन करके, साम और निराम का आकलन करके हमें चिकित्सा करनी होती है। तो अब देखते हैं कि हमें जो रोग मिलते हैं समाज में, हमारे लिए जो पेशेंट्स आते हैं वो दो तरह के पेशेंट हैं। एक तो नॉर्मल वेट और एक ओवर वेट। तीसरे जो अंडर वेट है वो तो रेयर है। अंडर वेट पेशेंट्स को आप राजक्षमा, ट्यूबरक्लोसिस, आंतरिक क्षय या हाइपरटिज्म इसमें आप रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वेट या ओवर वेट ये पेशेंट्स कॉमनली बहुत ज्यादा हैं। तो जो ओवरवेट पेशेंट्स हैं या जो फैटी लीवर से सफर कर रहे हैं, एब्डोमिनल ओबेसिटी और ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं, उनको हम सामता की स्थिति में रख देते हैं। कॉमनली हम उनको आम दोष से सफर करता हुआ मानते हैं और हमें मानना चाहिए। दूसरे जो पेशेंट्स हैं जो नॉर्मल वेट हैं या हल्के से अंडर वेट हैं, तो उनको निराम पेशेंट्स कहा जाता है। अब ये सामता की स्थिति जो है, यूजुअली इनकी प्रकृति का आकलन किया जाए तो ये कफ डोमिनेंट प्रकृति के होते हैं यूजुअली, और रेयरली तो पित्त डोमिनेंट भी हो सकता है, पित्तवात भी हो सकता है, क्योंकि एब्डोमिनल ओबेसिटी या बहुत सारी चीजें जो हैं वो निराम पेशेंट्स में मिल रही हैं, लेकिन प्रकृति जो है वो हमें असेसमेंट बहुत जरूरी है इन केसेज में। तो जो हम साम और निराम की बात करते रहते हैं, कम से कम क्लिनिक में यदि हम पेशेंट्स का, हम किस पेशेंट की
चिकित्सा करने जा रहे हैं, हमारा पेशेंट साम है या निराम है। हमारा पेशेंट साम है तो यूजुअली कई बार आपने देखा होगा, पहले वैद्य लोग रोगी से पूछते नहीं थे कुछ भी, उन्होंने रोगी की नब्ज देखी और दवाई लिखनी शुरू कर देते थे। हालांकि नब्ज पकड़ के आज की तारीख में हम रोग का आकलन नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरा उसका जो ऑक्सीडेंट ले रहे हैं आप, अब आप आंवला गिलोय को भी एंटीऑक्सीडेंट मानते हैं आजकल बहुत से कंपनी वाले। आंवला जूस भी दे रहे हैं, गिलोय का रस भी दे रहे हैं, वो कहते हैं कि साहब ये एंटीऑक्सीडेंट है। अब मान लीजिए आम का जूस, इसीलिए आज के सिनेरियो में बच्चों मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दोषानुसार चिकित्सा को ही महत्व देना है। दोषानुसार चिकित्सा ही सक्सेसफुल हो सकती है। हाँ, रोगानुसार में डायग्नोसिस तो बहुत जरूरी है, निदान तो बहुत आवश्यक है ताकि हम दवाई का सिलेक्शन कर सकें, लेकिन पुरुषम पुरुषम वीक्षम, हर व्यक्ति की चिकित्सा जो है उसके दोष अग्निबल प्रकृति विकृति में दोष का आकलन आम सामने राम स्थिति पर निर्भर करती है। तो हमें जो है मल्टीपल डिजीज प्रेजेंटेशन के केसेस में प्रकृति विकृति में दोष का आकलन बहुत जरूरी है। अब जो सामता निरामता की स्थिति है, तो साम दोष का जो आचार्यों ने लिखा है कि बलभ्रंश होता है, श्रोतोरोध होता है,
तो ये सारे लक्षण उसमें मिलते हैं, लेकिन वो कितने लक्षण गिनाए, यदि वो लक्षण को गिनाएगा उसके साथ में आप देखेंगे कि उसका रस्तम की दुष्टि भी है, वो डिप्रेशन में चला गया। कोई पेशेंट जो कहता है डॉक्टर साहब मुझे डिप्रेशन है, आप उसको समझाइए कि डिप्रेशन को कहते हैं हिंदी में दुख कहते हैं। शब्द जो परिभाषा डिप्रेशन को हिंदी में हमारे आयुर्वेद में शब्द है वो डिप्रेशन का दुख है या मानसिक अपनमन, एक जो है और परिमार्जित शब्द है, लेकिन जो साधारण बोलचाल का शब्द है वो दुख है। तो उसका रस्तम की भी दुष्टि है। आजकल के केसेस में हमें रस्तम की दुष्टि की तरफ भी ध्यान देना है। इसी तरीके से निराम जो पेशेंट्स हैं वो स्रोतों का प्राकृत रहते हैं, वायु की भी अनुलोमता रहती है। और ये पेशेंट निराम पेशेंट जो होते हैं वो वात पित्त प्रकृति के और पित्तवात विकृति के या वात पित्त विकृति के होते हैं। इनमें प्रकृति में पित्त भी डोमिनेट कर सकता है, वात भी, विकृति में वात भी डोमिनेट कर सकता है, पित्त भी। अब वो डिपेंड करता है कि रोगी आपके पास किस तरह की कंप्लेंट लेकर के आया है। तो ये हमें आचार्यों ने, अच्छा आजकल क्या है आप सुनते रहते हैं कि साहब आयुर्वेद में रिसर्च होनी चाहिए, आयुर्वेद में रिसर्च नहीं हुई, आयुर्वेद में जो है औषधियों का पता नहीं है। ये सारा जो है हमें दिग्भ्रमित किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि आयुर्वेद में रिसर्च की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हमें रोगी के ऊपर साम निराम स्थिति का, उसकी दोषावस्था का ज्ञान करते हुए उसकी स्थिति में दोष का आकलन करके उसकी चिकित्सा करनी है। और सारी चिकित्सा हमारी शास्त्रों में लिखी हुई है। आप बृहत्तरे लघुत्तरे उठाइए, एक रोग उठाइए, उसकी 10 औषधियां निकाल लीजिए। ये भी बात आप सुनते रहते हैं कि साहब जो है वो पुराने वैद्य चले गए, उन्होंने दवाइयां नहीं बताई। ये आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ये आपको जो है अपनी चिकित्सा पद्धति के बारे में ऐसी बातें सुना करके कि आपका आत्मविश्वास कम हो जाए। ये इस तरह की आसुरी शक्तियां भी समाज में हावी हो रही हैं। आपको इन आसुरी शक्तियों के ऊपर भी ध्यान रखना है। हमें अपना, अब मैं बहुत सारा बताऊंगा आपको तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें अपने जो अभी जो रोगी का, अभी हम प्रकृति विकृति परीक्षा की भी बात करेंगे, तो प्रकृति में जो रोगी का सत्व है, तो अल्प सत्व रोगी मिल रहे हैं। जो जब वो स्टार्टिंग में पेशेंट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए गया था तो वो मध्यम सत्व था, और मध्यम सत्व से जब वो 1 साल पहले ट्रीटमेंट कराने गया था तो वो अल्प सत्व में आपके पास आ जाया है। और एक आजकल स्किन डिजीज है जिसको आपके यहाँ क्षुद्र कुष्ठ कहा जाता है, जिसको रिंगवॉर्म कहा जाता है, जो कि लोकल एप्लीकेशन से ही ठीक हो जानी चाहिए। उनके लिए बहुत सारे एंटी फंगल्स ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं और इन सब चीजों की तरफ आपको ध्यान देना है। वो हाइपरटेंसिव भी हो रहा है। कई पेशेंट्स तो ऐसे हैं कि स्किन डिजीज का ट्रीटमेंट कराते कराते वो डायबिटिक बन गए। तो इस ऐसे अल्प सत्व के रोगियों की चिकित्सा करने के लिए हमें अपना सत्व प्रवर करना पड़ेगा। और प्रवर सत्व आप कब करेंगे? जब आप शास्त्रों में ही जाएं, शास्त्रों का अध्ययन करें और शास्त्रों को रोगी के अनुसार अध्ययन करें। और रोगी कहीं ऐसा नहीं है, आप अपने परिवार के ही, अपने मित्र, अपने रिलेटिव्स, आप किसी भी एक रोगी का आकलन करते हुए शास्त्र को उठा करके अध्ययन कर सकते हैं। उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि मैंने ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज से किया है in the year 87. I passed out in the year 87 and we entered in the 82 through the CPMT. It was our first batch. तो फर्स्ट बैच रिगार्डिंग BAMS एफिलिएशन 81 से ही हुआ था। तो आप लोग जो है इसके साथ में मेरा आपसे ये निवेदन है कि आजकल रोगी हमारे पास औषधियां लेकर के आ रहा है, दूसरी एलोपैथी की, तो उन औषधियों पर भी हमें ध्यान रखना है और उनकी फार्मेकोलॉजी भी हमें ध्यान रखनी है। क्योंकि कई बार पेशेंट्स जो है एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट ले रहा है और एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट उसको ब्लड प्रेशर कम नहीं कर पा रहा है। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं। क्यों है वो? अभी वो हम उनको सामता निरामता बता चुके हैं आपको। यदि उन व्यान वायु वैषम्य क्या है, वो हाइपरटेंशन हमारे यहाँ उसको कोरिलेट किया जाता है रक्तगत वात को। तो व्यान वायु वैषम्य में साम रोगी में, ओबीज पेशेंट्स में कई बार ऐसा मिल रहा है और कई बार निराम पेशेंट्स में भी हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि साम पेशेंट्स में अवरोध है, एथेरोस्क्लेरोसिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कलेक्शन ऑफ द टॉक्सिन्स इन द आर्टरीज। तो उसके कारण भी जो है हाइपरटेंशन मिल रहा है। जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन होता है वो प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा। तो रेजिस्टेंस, आपने सुना होगा शायद कि कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि 42% पेशेंट्स का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है आपके आगे और आपके कंधों पर सारा भार आके पड़ गया है
क्योंकि हम 100 में से 99% पेशेंट्स का बीपी कंट्रोल कर रहे हैं और कर सकते हैं। मैं आपको सारी दवाइयां बताना चाहता हूं कि हम कौन कौन सी दवाइयों से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। साम पेशेंट्स में जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, सरगंधा हमारी बहुत अच्छी औषधि है, उसको हम 500 mg से लेकर के 2-3 ग्राम तक डिवाइडेड डोज में यूज करते हैं। इसके साथ में सामता की कंडीशन के लिए हमारा ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है, आरोग्य वर्धनी दे सकते हैं, नमक गुगलू देते हैं, वैश्वानर चूर्ण देते हैं, उसको रात को जो है कोष्ठ शुद्धि के लिए, उसको खुरासानी अजवाइन और सुगंध वाला का एक कैप्सूल हमने तैयार कर रखा है, वो 500 mg बीडी की डोज में देते हैं। आप लोग लिखते रहिएगा और इसके साथ में उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं जिस शिकायत को लेकर के वो आया है। तो आपको आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी आ रही है। अब हमें वास्तव में बहुत केसेस ऐसे मिल रहे हैं, दोज आर सीकिंग द एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स and their blood pressure is not under control। यदि सिस्टोलिक 160 है तो डायस्टोलिक 110 मिल रहा है, सिस्टोलिक यदि 180 है तो डायस्टोलिक 100 मिल रहा है, पेशेंट इज टेकिंग द रेमेडी। तो अब ये धातु अग्नि विचार, ये क्या है, धातु अग्नि मंदता कहाँ है। यदि आप ओबीज पेशेंट्स की बात करेंगे तो ओबीज पेशेंट्स में मेद अग्नि मंदता मिलती है। अब मेद जो है, मेद हैज एंटर्ड इनटू द स्मॉल चैनल्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें वो जो सुक्तक नाम दिया था आचार्य ने अम्लपित्त का, सुक्त पाक जो आम का हुआ है, आम का सुक्त पाक माइन्यूट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स को आप अपनी आयुर्वेदिक भाषा में आम का सुक्त पाक कह सकते हैं। इन शब्दों को आप लिखते रहिएगा, इन पर विचार करना है। तो मेदो अग्निमंदता में क्या मिलता है, टॉक्सिन्स। और टॉक्सिन्स क्या है, जैसे हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपर यूरिसीमिया है एंड हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड शुगर ज्यादा है, लिपिड्स ज्यादा है, फैटी लीवर है, ये सब टॉक्सिन्स ही तो है। उसके एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, कहीं एसजीओटी बढ़ा हुआ है, कहीं उसके ट्रांसएमिनेज डिस्टर्ब हैं, कहीं उसके एमाइलेज डिस्टर्ब हैं, कहीं उसका जो है लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, कहीं क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, कहीं यूरिया बढ़ा हुआ है। तो आपसे पेशेंट चर्चा करते हैं, डॉक्टर साहब आपके यहाँ ब्लड यूरिया कम करने की कोई दवाई है, डॉक्टर साहब आपके यहाँ क्या फैटी लीवर की कोई दवाई है, डॉक्टर साहब आपके यहाँ मुझे खुजली बहुत है, क्या खुजली की कोई दवाई है। तो आचार्य ने इन सब चीजों पर आप लोगों को रोगी से कहना है, और ये सब रोगी तो कहता ही है, ये सब चिकित्सा के बड़े बड़े विशेषज्ञ भी आपसे कह के आपकी मजाक उड़ाते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपसे कोई रोगी रोगानुसार बात कर रहा है तो उनसे सीधे आपको जवाब देना है। हम किसी से प्रिजुडिस नहीं है, neither we are biased for our Ayurvedapathy, we are seeing that, we are experiencing that patient is suffering from multiple diseases। ऐसे में चिकित्सक के कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। आप लोगों का फ्यूचर आगे को बहुत उज्जवल है, यदि बशर्ते कि आप आयुर्वेद को रोगानुसार ना करें, आयुर्वेद को दोषानुसार समझ ले। और बहुत बड़ी चीज नहीं है दोषानुसार समझने की, इसमें कोई ये नहीं कि दोष की चिकित्सा करेंगे तो बहुत बड़ा आप जो है किसी टिपिकल स्टेज में जाना पड़ेगा, बहुत सोच, कुछ नहीं। आपको सबसे पहले पेटेंट आयुर्वेद के विषय में सोचना बंद करना पड़ेगा। जो पेटेंट आयुर्वेदिक औषधियां हैं तो वो क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं है यदि पेटेंट औषधियां रोगानुसार हो और इन द प्रॉपर डोज हो। अब देखिए, हमने देखा एक दवा में चित्रक भी मिला हुआ था और अर्जुन की छाल भी और गिलोय भी है। तो ये कौन सी चिकित्सा है भाई, चित्रक उष्णवीर्य है, अर्जुन गिलोय और जो है वो दूसरा जो है वो आंवला, ये जो है शीतवीर्य है। किसको दें? तो ऐसे प्रोडक्ट आयुर्वेद औषधि को आपको आयुर्वेद सार में खरीदना पड़ेगा, उसके द्रव्य आपको जाने पड़ेंगे, कब शमन के हैं, कब वृद्धि के कौन से हैं। तो आप जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको लेकिन किसी दवाई का चाहे वो पेटेंट हो, आप ना उसके इंग्रेडिएंट्स का देख लेना, आपको चिकित्सा नहीं चाहिए, वो चिकित्सा कहलाती है। आप लोग चिकित्सा की तरफ ना मजाक निबंधता है, डिप्रेशन ऑफ suffering from anxiety neurosis, अदर और सिगरेटिव्स ले रहा है, ऐसे में ले रहा। तो ये औषधियां हैं इस तरह की, ये बोलती हैं, ये डिप्रेशन करती हैं, ये ब्रेन को स्लीप इंड्यूस के बाद इनका ये नाम लॉन्ग है कि बोन में डिप्रेशन होता है। सिगरेटिव वो जल्दी जा सकते हैं और देर से भी जाते हैं। हम सुनिश्चित रहनी है, मान लीजिए उसका हीमोग्लोबिन में है, रोगी जरूर देख और लोअर पैल्विक करने का नहीं है। इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में आप उसकी
रिलेशन करते हैं उसको क्लियर करो। तो मतलब नहीं है और 3 से 5 ही मिनट तक सी करा के आपको जो है कैंसर पता लगेगा, जो सेक्स का लगेगा, जो लगेगा सबका पता लगेगा। सबसे बाकी आप चीजें है और एनीमिया को पता लगता है। आपने आयरन प्रोफाइल भी कर लिया और क्या चाहिए पूरा एसेंस ऑफ द मटकोमेर रहेगा तब क्लास होगा। इसलिए ना भूलें आज की रोगी परीक्षा सब साथ में ये वगैरह जो हैं एक और लो कि तुम दवाई रहे हो और के कारण ही रोगी को बहुत सारी परेशानी देने को शुक्राग्नि मंत्र ये शुक्राग्नि में क्लैप होता है। ये दूसरी विरोग्नि मंत्र तो हम सामने चढ़ कर समय एक्सेसिव रो मान लीजिए ग्रोथ इन बहुत लोग जो है लाइकोमा करें उन्हें मानता है लाइकोमा मंत्र और रक्ताग्नि मंत्र क्या होगा क्या है लिपिड्स है रक्त में भी रहता है लिपिड्स भी रहते हैं। केस गाउट का केस आपके पास आता है एंड ही कंप्लेन्स टू यू फॉर द बॉडी एक तो ये ध्यान रख लीजिए कि जो ग्रेटर टो में शास्त्रों में या एंकल स्वेलिंग में हम जो है यूरिक एसिड और रक्तगत वो वात रक्त डायग्नोज करते हैं वो केस तो रक्ताग्नि मंदता का है। लेकिन आजकल यूरिक एसिड के ऐसे केसेस भी मिल रहे हैं वात रक्त के कि पूरी बॉडी में वो दर्द की कंप्लेंट करते हैं, उनके ग्रेटर टो में या एंकल में कोई स्वेलिंग की कंप्लेंट नहीं होती। If a patient complains to you for the body ache, go through these tests. Number 1, uric acid. Number 2, blood sugar. Number 3, सीरम कैल्शियम। ये 3 या 4 टेस्ट और विटामिन डी का आजकल चल पड़ा है, बहुत एब्सर्ड टेस्ट है, पेशेंट के पैसे की वेस्टेज होती है और ये इसका कोई रोल नहीं है। आजकल कैल्शियम, विटामिन डी, यूरिक एसिड और ये सब चीज, ब्लड शुगर। इन द केस ऑफ बॉडी एक or in the case of joint pain, in the case of pain anywhere in the body, you write down these 3 to 4 things. Number 1, blood sugar. Number 2, uric acid. Number 3, serum calcium. और एक चौथा टेस्ट आर ए फैक्टर भी आप करा सकते हैं। वैसे आर ए फैक्टर हम लोग इसलिए नहीं कराते कि आर ए फैक्टर की नेगेटिव की भी कोई वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव की भी कोई वैल्यू नहीं है। आर ए फैक्टर यदि पॉजिटिव है ठीक है साहब, पता लग गया, वो मान गया। आर ए फैक्टर नेगेटिव है तो उसको जो है कंसोल करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको यदि मल्टीपल जॉइंट पेन विद स्वेलिंग मिल रहा है, स्वेलिंग इन द स्मॉल जॉइंट्स, हाथ की उंगलियों में सूजन विद स्वेलिंग ऑफ द रिस्ट जॉइंट, आप आम बात कर दीजिए। इफ द पेशेंट कंप्लेन्स टू यू विद द मल्टीपल जॉइंट पेन, वो केस आम बात का होगा। उसके साथ में आप यूरिक एसिड चेक करा सकते हैं। यूरिक एसिड जो है आजकल के केस में कोई बहुत अलग बीमारी नहीं है, टॉक्सिन्स के कारण है और मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है तो वो भी मिल सकता है। लेकिन यदि उसको आम बात के लक्षण है तो हमको वात रक्त की चिकित्सा नहीं करनी है, आम बात की चिकित्सा करनी है। वैसे रक्ताग्नि मंदता में ध्यान रखते हुए
हमें पित्त का स्थान क्या है? रक्त भी पित्त का स्थान है, तो हमें रक्त की दुष्टि की चिकित्सा की जाएगी। यदि कोई निराम पेशेंट रक्ताग्नि मंदता का यूरिक एसिड कंप्लेंट लेकर के आता है तो उसको महायुगराज गुग्गलू, योगराज गुग्गलू नहीं दिए जाएंगे, उसको कैशोर गुग्गलू, मनिष्ठादि क्वाथ, गंधक रसायन, निम्बादी चूर्ण, एक दवा और है सुरंजान, जिससे कोल्चिसिन की टैबलेट बनती है, सुरंजान चूर्ण। तो ये 4-5 दवाइयां हैं। इफ ए निराम पेशेंट्स हैविंग प्रकृति पित्त एंड वात कम्स टू यू विद द complaint of वात रक्त, you give the treatment these 3 or 4 medicines. Number 1 सुरंजान चूर्ण in the dose of 1 to 2 ग्राम पीडी और ओडी। दूसरे नंबर पे आपको कैशोर गुग्गलू, उसको शुद्ध कुचला या बिस्तुंदु बटी भी दे सकते हैं 1 बीडी, लेकिन उसको महायुगराज गुग्गलू, योगराज गुग्गलू, एरंड पाक, अजमोदादी चूर्ण ये औषधियां नहीं दी जाएंगी। यदि वो निराम पेशेंट्स है और वो यूरिक एसिड वात रक्त की आपकी डायग्नोसिस है तो रक्त का स्थान पित्त है और पित्त के स्थान में वायु गई है। आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं, सुश्रुत 21-31 नोट कर लीजिए, सुश्रुत सूत्र 21-31 अभी आगे आएगा, तो 21-31 में आचार्य सुश्रुत ने कहा है तत्र वायु पित्त स्थान गतस्य पित्तवत प्रतिकार है। यदि वायु पित्त के स्थान में जाती है तो पित्तवत प्रतिकार है। यदि मान लो बहुत ज्यादा पेन वो कह रहा है, आपने लिख दिया व्रतबाद चिंतामणि लिख दिया, उसकी बहुत महंगी महंगी दवाएं लिख दी, उसको कंसोल करते हुए अपनी चिकित्सा को आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, आप जो आढ़ रोगी कहा है, आढ़ रोगी धनवान रोगी यदि आता है तब आप उसको स्वर्ण घटित योग दे सकते हैं। तो स्वर्ण घटित योग में हमारा कौन सी औषधि आती है? व्रतबाद चिंतामणि आती है, आप व्रतबाद चिंतामणि भी दे सकते हैं, लेकिन स्वर्ण घटित योग का प्रयोग सामान्यतया नहीं करना चाहिए। रसाग्नि मंदता के जो आजकल केसेज हैं, रसाग्नि मंदता आप देख रहे हो कि फैटी लीवर मिल रहा है, कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज मिल रही है, कहीं लिपिड्स बढ़े हुए मिल रहे हैं, कहीं फैटी लीवर मिल रहा है, एसजीओटी, ये सब रसाग्नि मंदता के केसेज हैं। तो ये सब चीजें ध्यान देनी होंगी। छठ क्रिया काल पे एक एक चीज पे बहुत चर्चा होगी तो समय बहुत हो जाएगा। भेदावस्था में हमारे पास पेशेंट्स आ रहा है, अपने सत्व को प्रबल रखना है और प्रबल सत्व के लिए हमें भगवान धन्वंतरी का ध्यान रखते हुए चिकित्सा करनी होती है और भगवत गीता का अध्ययन करना होता है हमें अपने जो है सत्व को प्रबल रखने के लिए। आशयापकर्ष भी आजकल बहुत देखने को मिलता है। आशयापकर्ष किन में देखने को मिलता है? साम पेशेंट्स में। आशयापकर्ष निराम में भी मिल सकता है, बट वेरी रेयरली आशयापकर्ष निराम में मिलता है। साम में आशयापकर्ष का मतलब क्या है? आशयापकर्ष शब्द जो है डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द ह्यूमर, एक दोष का अपने स्थान से हट करके अन्यत्र चला जाना। तो पित्त जहां सम होगा, कफ सम होगा, पित्त सम होगा, कफ क्षीण होगी और वात वृद्ध होगी। इन पेशेंट्स में जो कि डायबिटीज टाइप 2, ओबेसिटी या हाइपोथायराइडिज्म इंड्यूस्ड ओबेसिटी के होते हैं और साम पेशेंट्स होते हैं, इन केसेस में आपको पेशेंट कंप्लेंट, डॉक्टर साहब मेरे हाथ पैरों में बड़ी जलन सी रहती है, बड़ी आग सी रहती है, आप इसकी चिकित्सा थोड़ी करेंगे। आशयापकर्षित दोष है, साम की चिकित्सा की जाएगी, उसको सांत्वना देंगे। लेकिन हाँ, लोकल एप्लीकेशन में आप चंदन मुल्तानी मिट्टी का जो लेप है बना करके उसको लगा सकते हैं, ठंडे पानी में धोने के लिए कह सकते हैं, लेप लगाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पित्त शमन की चिकित्सा नहीं की जाएगी। आशयापकर्षित दोष में वात और कफ की चिकित्सा ही की जाती है इन केसेज ऑफ सामता। इन केसेज ऑफ निरामता आप क्या करेंगे? इन केसेज ऑफ निरामता तो आशयापकर्ष पित्त का होने का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पित्त का यदि होगा, दाह होगी तो पूरे शरीर में होगी, क्योंकि पित्त की प्रकृति है, पित्त की विकृति है। अब दूसरा एक स्टेटमेंट है अनुबंध है और अनुबंध। ये वैसे मुझे प्रारंभ में बताना चाहिए था। रोगी आपके पास क्लिनिक में आके बैठा, आपसे शिकायतें बताई, इसका कार्डिनल ह्यूमर कौन सा है, इसका सेकेंडरी ह्यूमर कौन सा है। यदि मान लीजिए साम पेशेंट्स में कार्डिनल ह्यूमर तो साम होता है, लेकिन वो एक्यूट स्टेज में आया है तो हमें उस समय एक्यूट फेज की पित्त की चिकित्सा रक्त की दुष्टि की और स्तंभन योगों से करनी है, रक्त को रोकना है। उस समय अनुबंध दोष एक्यूट फेज में साम पेशेंट्स का क्या है? पित्त है, और अनुबंध दोष तो हमें ध्यान देना ही नहीं है, तो सेकेंडरी ह्यूमर। और जब उसका हम ब्लीडिंग टेंडेंसी का ट्रीटमेंट कर लेंगे तब हमारा जो अनुबंध दोष प्रधान दोष है तब उसकी चिकित्सा की जाएगी। तो अनुबंध दोष की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है, सेकेंडरी ह्यूमर की तरफ। और यदि पेशेंट्स की एक्यूट स्टेज में नहीं आता है, वेरी रेयरली पेशेंट्स टू अस कम इन द एक्यूट स्टेज, दे गो टू
other doctors for the other pathy. एंड हमारे पास अनुबंध दोष के लिए ही आता है, और अनुबंध दोष की चिकित्सा हमें करनी होती है। निराम पेशेंट में पित्त और वात की चिकित्सा, साम पेशेंट्स में मोटे रोगियों में अनुबंध कफ की चिकित्सा करनी होती है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप पेशेंट को देख के ही जो है कि भाई हाँ हमें इस पर अनुबंध दोष की चिकित्सा करनी है या अनुबंध की। अब ये जो है मल्टीपल डिजीज प्रेजेंटेशन के केसेज आ रहे हैं। सुश्रुत के नियम है ये सुश्रुत 21-31 इस पर डिटेल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप 21-31 को देख लीजिए, इसका मनन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होल ऑफ द मेडिकल साइंस डिपेंड्स अपॉन दिस वर्स। सूत्र 21-31 तत्र वायोपित्त स्थानगत से पित्तवत प्रतिकार है। क्या मैं ऑडिबल हूँ? आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? हाँ जी हाँ जी सर आ रही है। यस सर जी सर आपकी आवाज आ रही है। ठीक, देखिए अब अम्ल पित्त पे आते हैं। वैसे तो इसकी चर्चा अलग से की जाएगी, बहुत लंबा विषय है ये। अब क्या करते हैं, मैंने बड़े बड़े जो है चिकित्सकों को ये प्रिस्क्रिप्शन में देखा है कि वो अम्ल पित्त डायग्नोसिस है और उसमें क्या लिखा है ये किनको होता है? श्लेष्म। अब आचार्य जो है कपोलवल ऊपर कह चुके, वातोलवल भी कह चुके, बात कफोलवल भी कह चुके। अब श्लेष्म पित्त है भाई, इस पर विचार करो क्या है। श्लेष्म पित्त अम्ल पित्त उन रोगियों का है जो रोगी निराम थे, लेकिन वो मिथ्या आहार विहार के कारण एक्यूट फेज में सामता में चले गए, और वो अगले दिन आपको कह रहे हैं डॉक्टर साहब आज मेरा पेट बड़ा भारी है। आपके भले ट्रीटमेंट में है या नहीं है, हिस्ट्री ले सकते हैं। एक्यूट आम की स्थिति बनी और आम दोष उनका उत्पन्न हुआ, वो श्लेष्म पित्त में चले गए। दिस इज द फेज ऑफ निराम पेशेंट्स in the presentation of श्लेष्म अम्ल पित्त। तो
अब चारों तरह के रोगियों को आप वातोलवण अम्ल पित्त में पीएसबीटी विद आईबीएस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कफोलवण में आप कर ही रहे हैं उसको ओबेसिटी का, वातोलवण में हाइपरटेंशन विद ओबेसिटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अम्ल पित्त भी है, ओबेसिटी भी है, और फिर उसके साथ में उसको और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, वो तो क्या मल्टीपल डिजीज प्रेजेंटेशन के केसेस आ ही रहे हैं। श्लेष्म अम्ल पित्त में पित्त की विदग्धावस्था होती है। इसमें आपको कोई भी श्लेष्म अम्ल पित्त में चाहे निराम पेशेंट आया है, इसमें उसको कामदुधा वगैरह नहीं देना। हाँ, यहाँ सूतसेकर दे सकते हैं। अब आप लोग सूतसेकर को समझते हो कि ये पित्त शमन की दवाई है, बड़ा अफसोस होता है, सूतसेकर पित्त शमन की औषधि है ही नहीं। सूतसेकर तो श्लेष्म पित्त की विदग्धावस्था की औषधि है। यदि आप उसके घटक द्रव्यों का अध्ययन करें तो उसमें दालचीनी भी है, उसमें बहुत सारे द्रव्य ऐसे हैं कि जो उष्ण हैं। तो आप उष्ण द्रव्यों का अध्ययन कैसे करेंगे? उष्ण द्रव्यों को उसमें जो है उसमें थोड़ी देंगे, श्लेष्म पित्त में देंगे। तो सूतसेकर इज द मेडिसिन नॉट फॉर पित्त शमन, इट्स द मेडिसिन वेयर चाहे एक्यूट ऑनसेट का यदि आपको श्लेष्मा मिल रहा है, क्रोनिक ऑनसेट के श्लेष्मा में नहीं देनी है, एक्यूट ऑनसेट के श्लेष्मा की बहुत अच्छी औषधि है, और पित्त उसका भी दर्द हो। जैसे आपको फीवर का पेशेंट है, आप सूतसेकर दे सकते हैं। फीवर, डेंगू फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल रहा है, आप उसको सूतसेकर दे सकते हैं। ये हमारा बहुत अच्छा रामबाण औषधि है और एक्यूट फेज की औषधि है, और हम इसको अम्ल पित्त में यूज करते हैं कि साहब हाँ, अम्ल पित्त में श्लेष्मा होने पर निराम पेशेंट्स में यूज किया जा सकता है। साम पेशेंट्स में जो है कफोलवण अम्ल पित्त में इसका प्रयोग सूतसेकर का इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें छोटी इलायची भी है, और छोटी इलायची जो है वो पित्त शमन करती है। इसका भावना द्रव्य जो है भांगरे का रस है, वो उष्ण है, तो इसलिए इसमें जो है श्लेष्म पित्त की औषधि है ये। या जहां हम पित्त के साथ आम का संचय या आम की स्थिति देख लेते हैं, वहां देते हैं। एंड दोज आर द केसेस ओनली निराम। पहले निराम पेशेंट्स ही हुआ करते थे, ये तो आचार्यों ने हमारे लिए अब सुविधा कर दी है कि हमें वातोलवण, कफोलवण अम्ल पित्त का नाम अलग से दे दिया कि आने वाले समय में चिकित्सकों को इनसे भी दो चार होना पड़ेगा। आचार्य की दूरदृष्टि इतनी है कि मैं आयुर्वेद के अनुसार यदि कोई नया अम्ल पित्त का दोषानुसार कोई नाम रखना चाहूं, मैं बहुत सोचता रहता हूं, लेकिन आज तक कोई पांचवा नाम नहीं रख पाया। चिकित्सा नियम, ये 10वीं परीक्षा, इसमें आपको एक तो पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है मेडिसिन की, और एक इसमें सत्व को ध्यान में रखना है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द पेशेंट्स आर कमिंग टू यू विद रस्तमदुष्टि, दे आर सीकिंग एंटी एंजाइटी ट्रीटमेंट। और दूसरी चीज, आजकल हर व्यक्ति जो है एक खाली पेट का DSR का कैप्सूल खा रहा है। कहीं ऐसी गलती मत कर देना कि उसकी हिस्ट्री डालो और वो अब आपकी दवाई के साथ उन सब दवाइयों को रोक दे। वो आपसे कहेगा डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो मुझे रिएक्शन कर गई, डॉक्टर साहब आपकी दवाई तो मेरे पेट में गैस बन रही है। दैट इज द विड्रॉल सिम्टम ऑफ द एम्प्टी स्टमक मेडिसिन। वो DSR टाइप की बहुत सारी दवाइयां हैं, उनकी चर्चा हमें नहीं करनी है। तो आपको सत्व का भी ध्यान रखना है। मेडिसिन हिस्ट्री एक 11वां जो रोगी परीक्षा का नंबर है वो जुड़ना चाहिए इसमें। बाकी देखिए प्रकृति विकृति में बहुत ध्यान देना है, बाकी और चीजों में आपको ध्यान तो देना है, लेकिन किसी वजह से नहीं ध्यान दे पाए तो प्रकृति का दोष। और मोटे रोगी कफ प्रकृति या कफवात प्रकृति। मोटे रोगी यदि इंटेलिजेंट है, दे आर ऑफ कफ पित्त। मोटा रोगी यदि कोई मजदूर है तो दे आर ऑफ कफवात। हमारा इस तरह से एस्टिमेशन, हमने डायग्नोज करने के बहुत बड़ी योग्यता के फंडे नहीं कर रखे। मैं बहुत बड़ा योग्य वैद्य नहीं हूँ, हमें केवल एक साधारण तरीके से हम दोष का आकलन क्या कर सकते हैं। मोटा रोगी है, बुद्धिमान है, प्रोफेसर है, कफ पित्त, और ज्यादा बुद्धिमान है, वो मोटा नहीं है तो पित्त कफ कर दिया। IAS अफसर है, पित्त कफ कर दिया, पित्त पहले कर दिया, कफ बाद में कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी है, तरह तरह के अधिकारी हैं, उनकी प्रकृति में पित्त और कफ होता है, और उनकी प्रकृति में बात की मात्रा बहुत कम होती है। एवरी तो नहीं, मैक्सिमम ऑफ द ऑफिसर्स, मैक्सिमम ऑफ द प्रोफेसर्स आर ऑफ द प्रकृति ऑफ पित्त कफ, पित्त डोमिनेंट, कफ सेकेंडरी। एंड इन द विकृति, उसी के अनुसार फिर उनकी विकृति का हमें आकलन करने में सहायता होती है। इसलिए प्रकृति में दोष का आकलन बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें, प्रकृति, विकृति और सत्व, एंड 4th वन इज मेडिसिन हिस्ट्री। इन 4 चीजों को नोट कर लीजिए, इनके बिना चिकित्सा छद्म चिकित्सा कहलाती है।
वैसे तो 10 के 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाड़ी भी देखनी है, मल शब्द स्पर्श, मूत्र जिह्वा स्पर्श, आकृति, आकृति की तरफ बहुत जरूरी ध्यान देना है। और आकृति में आपको टंग और आईज, बल्बर कंजक्टिवा फॉर जॉन्डिस, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा फॉर एनीमिया। महिलाओं में एनीमिया बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए कभी भी बल्बर कंजक्टिवा और पैल्पेब्रल को देखना ना भूलें। बस छोटा सा उंगली रखनी है फेस पर उसको, और उसका जो कंजक्टिवा नीचे की तरफ को करना है। तो इसलिए जो है आपको दृक का एग्जामिनेशन जरूर करना है। चर्चा के मुख्य बिंदु तो बहुत है, हम अंशज कल्पना पे भी ध्यान देते हैं। और ये लोग हमारे पास जो आरबी से बच्चे आते हैं कि साहब अंशज कल्पना ये कैसे होगी? अरे भाई इसको जो है आप जब आप प्रकृति विकृति में दोष का एस्टिमेशन करेंगे आपको उपशय अनुपशय मिलेगा। उपशय में भी कर सकते हैं, प्रारंभ में नहीं करेंगे। हमारे रोगी को कौन से दोष के किन अंशों का कितने अंशों में जो है उपशय मिला है, कौन कौन से अंश से, या अनुपशय मिल रहा है, तो अंश कल्पना के समय आपको रोगी की औषधि का चयन करने में या औषधि को बदलने में सहायता होती है। अंश कल्पना जो है वो आप जब प्रैक्टिस में प्रकृति विकृति और इसमें इसको ढूंढ लेंगे दोष को, तो अंश कल्पना अपने आप ही आपके मन में आती रहेगी। अब हम अम्ल पित्त के मैनेजमेंट की जो औषधियां हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। एक तो हमने आमदोष और चूर्ण बनाया हुआ है, वो हम प्रशमन चूर्ण करके भी मार्केट में ला रहे हैं। और एक दूसरा चूर्ण है अपोहन साम चूर्ण, वो भी हमने मार्केट में लाया हुआ है, उसकी टैबलेट भी लाने वाले हैं। क्योंकि हमारे बच्चे कहते हैं कोले सर आपकी दवाइयाँ मिलती तो नहीं, क्योंकि मैं सारी औषधियाँ खुद ही बनाता हूँ और औषधियों के घटक द्रव्य देख के ही सब ये चीज़ें आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। नो MR विजिट हमारे यहाँ है, तो हमने पोहन साम चूर्ण करके ये आमदोष का चूर्ण बनाया है। इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर फैटी लीवर एंड आमदोष। पुनर्नवा, भुइयामला, चित्रक मूल, अमृता, दारुहरिद्रा, पित्त, पापड़ा, कासनी वगैरह ये द्रव्य है, इसके 20-25। वैश्वानर चूर्ण दिया जाता है, फलत्रिकादिक्वात दिया जाता है, हरित की चूर्ण। आजकल पेशेंट चूर्ण चिकित्सा लेनी बहुत कम पसंद करता है बच्चों, तो उसके लिए आपको टैबलेट और कैप्सूल कुछ आपको निर्माण करने पड़ेंगे। तिक्त कसाय रस प्रधान मेडिसिन इसमें दी जाती हैं। मैनेजमेंट ऑफ निराम पेशेंट का क्या करोगे आप? पित्त सामन ट्रीटमेंट करोगे, मधुर कसाय तिक्त रस प्रधान औषधि दोगे, पित्त समन करेंगे और पित्त विरेचन भी किया जाएगा। डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट वेदर ही हैज कम टू यू इन द श्लेष्म पित्त स्थिति और इन द वातोलवणता। वैसे वातोलवण अम्ल पित्त जो है वो निराम पेशेंट्स को ही होता है। बहुत डिस्कशन लेंथी हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। प्रिवेंशन ऑफ आर्म प्रोडक्शन, प्रिवेंशन ऑफ हिस्टामिन एंड ऑक्सीडेंट्स, इसमें फिर वासोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, नो वासोडाइलेटेशन होगा, आर्म का इरिडिकेशन हो जाएगा। और जो एथीरोमा के सिम्टम्स है आजकल DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केसेस भी मिल रहे हैं आपको, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में थ्रोम्बस, ऑब्स्ट्रक्शन, क्लॉट के केसेस मिल रहे हैं। तो आपने देखा होगा आजकल स्टंट बहुत डाले जा रहे हैं। ये 2 तरह के केसेस स्टंट डालने वाले, एक तो साम पेशेंट्स है, एक निराम है। निराम पेशेंट्स में स्टंट डल रहा है रस्तम की दुष्टि के कारण, तो उसका हाइपरटेंशन है, और कोरोनरी आर्टरी जो है स्पाज्म के कारण, आर्टरीरियल स्पाज्म के कारण उसको चेस्ट पेन हुआ। इन द केस ऑफ निराम पेशेंट रस्तम दुष्टि इज द कार्डिनल फैक्टर। और साम पेशेंट्स में क्या है, लिपिडीमिया है, या उसके टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं, मेद बढ़ा हुआ है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो उसका आम जो है थ्रोम्बस की फॉर्मेशन का, क्लॉट की फॉर्मेशन का मेन कॉज है। तो उसमें सामता की ट्रीटमेंट करेंगे। कभी तुम्हारे यहाँ हार्ट की बीमारी का इलाज है भाई डॉक्टरों? अरे भाई हमारे यहाँ निरामता सामता अलग देख करके दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। यदि उसको लिपिड्स बढ़े हुए हैं, निराम पेशेंट्स के भी लिपिड्स बड़े हो सकते हैं, साम पेशेंट्स के भी बड़े हो सकते हैं, तो साम पेशेंट्स के बड़े होने में आपको भल्ला तक भी देना पड़ेगा। निराम पेशेंट्स के लिपिड्स में साधारण दवाइयाँ जैसे त्रिकटु हो गया, या उसको पित्त विरेचन और एलपत्तिकर, या त्रिफला हो गया, अर्जुन की छाल का क्षीरपाक हो गया, ये साधारण दवाइयों से ही आपका काम चल सकता है। उसके साथ में एंटी एंजाइटी, पारसिता को ब्राह्मी बटी जरूर देनी है। सारस्वत चूर्ण की टैबलेट कैप्सूल बना के रख लीजिए। सारस्वत चूर्ण जो है
250 से 500 mg की ही डोज है। बच की डोज कम होती है ना। चूर्ण में सर्वगंधा और सारस्वत, इनकी डोज जो है 500 mg से लेकर के 2 ग्राम है सर्वगंधा की, लेकिन सारस्वत चूर्ण में बच होती है, बच की डोज 250 mg बीडी से ज्यादा नहीं है। तो सारस्वत चूर्ण के कैप्सूल भर लीजिए, इट इज ए वेरी गुड एंटी एंग्जाइटी। और ये सोचना कि देर से असर आता है, आयुर्वेदिक दवाई देर से असर करती है, भूल जाइए बिल्कुल। भगवान धन्वंतरी का नाम लेकर चिकित्सा करेंगे, रिजल्ट्स आर विद इन 1 वीक। और कभी कभी तो आज बीपी की आपने दवाई दी, कल को ही बीपी नॉर्मल हो गया। आप इस बात को भूल जाइए। हमें बहुत बदनाम किया जा रहा है कि एलोपैथी जल्दी असर करती है, आयुर्वेद देर से असर करता है। ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है। एक्युमुलेशन ऑफ हार्म, हाँ सीमाएं हैं हमारी भी। मान लीजिए कोई सर्जिकल एलिमेंट है या मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल है, उसमें हमारी सीमाएं हैं। एक्युमुलेशन ऑफ हार्म कॉजेज हाइपोलिपिडीमिया, फैटी लीवर, हाइपरग्लाइसीमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, इंड्यूस्ड वासोकंस्ट्रिक्शन होगा, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होगी, और ये सब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये सब आम के ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ट्रीटमेंट पार्ट पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो। गुगलू प्रिपरेशन देते हैं और ये आमदोसर चूर्ण है, ये हमने बनाए हुए। लेकिन पेशेंट, इफ द पेशेंट इज ओबीस, तो ओबीस पेशेंट्स में आपको वायबिडम, चित्रक, नागरमोथे का चूर्ण यूज करना है। वायबिडम, चित्रक और नागरमोथा, और उसमें पुनर्नवा मिला लीजिए। और पुनर्नवा चूर्ण अपने में ही, यदि आपने शोध के लिए नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पुनर्नवा चूर्ण इन द डोज ऑफ 2 ग्राम बीडी इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर डायूरेसिस। शोध के लिए रामबाण है। इसके लिए मॉडर्न की जितनी भी डायूरेटिक्स है सब फेल है। पुनर्नवा चूर्ण को आप 1 हफ्ते खिला दीजिए, पूरे शरीर का जो है सूजन घट जाएगा। एंड इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर निराम पेशेंट्स ऑल्सो, क्योंकि इसमें उष्णता इतनी नहीं होती है। पुनर्नवा एक रसायन की औषधि भी है। तो निराम पेशेंट्स को सामता होने पर ये आमदोसर चूर्ण दिया जाता है, जिसका की मार्केट में अपोहन साम चूर्ण से अवेलेबल है। लेकिन यदि आप साम पेशेंट्स का ओबीस पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए इस औषधि को कम देना है। गुगलू देनी है, आरोग्यवर्धनी, वैश्वानर चूर्ण। वैश्वानर चूर्ण हरितकी का योग है, हरितकी, सुंठी, अजमोद, अजवाइन और सेंधा नमक। इसमें 5 द्रव्य हैं। पंचसकार चूर्ण भी दे सकते हैं आप इसको, यदि पित्त की विदग्धावस्था हो तो पंचसकार चूर्ण दे सकते हैं। संजीवनी बटी, भल्ला तक हम बहुत यूज करते हैं। भल्ला तक इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर ओबीस केसेस, और इससे वेट रिड्यूस होता है। फलतेगादिक्वात, ये हमारी सेट मेडिसिन है, आप लोग नोट कर लीजिए। पारसी की अवानी, पारसी की अवानी, सुगंध वाला, साम चेतस, निराम चेतस करके हम इसको बना रहे हैं। हरित की चूर्ण में बी गिवन अकॉर्डिंग टू डोसेज इन्वॉल्वमेंट, रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू मैनिफेस्टेशन डोसेज इन्वॉल्वमेंट। साम पेशेंट्स की दवाइयां, निराम पेशेंट्स की, ये सब जानते ही हैं आप। तो ये सब जो है भल्लातक, चित्रक, वैश्वानर चूर्ण, गुगलू योग, शिलाजीत। शिलाजीत साम निराम दोनों को देते हैं। संजीवनी बटी भी कई बार साम निराम केसेस में सामता होने पर आप दे सकते हैं। आरोग्यवर्धनी बटी, त्रिकटु चूर्ण, चोपचिन्यादी चूर्ण, शुद्ध कुचला भी दोनों को दे, साम निराम दोनों को देते हैं हम। शुद्ध कुचला ऐसा नहीं है कि निराम को नहीं दे सकते। पारसी की अवानी भी दोनों को देते हैं, शाम के कॉलम में है। लेकिन सुगंध वाला भी दोनों को देते हैं। फलत्रिकादि डिकॉक्शन भी दोनों को दिया जा सकता है। मनीषादि डिकॉक्शन भी दोनों को दिया जा सकता है। शाम पेशेंट यदि होंगे तो उनमें हल्की फुल्की यदि निरामता है तो इनको दे सकते हैं। और ऊपर जो औषधियां मैंने बताई हैं, चित्रक, हरितकी, वैश्वानर, गुगलू, आरोग्यवर्धनी वगैरह, ये निराम पेशेंट्स को त्रिकटु चूर्ण नहीं दिए जाते। तो ये सब चीजें जो है इस तरीके से आप दे सकते हो। निराम पेशेंट की औषधियां, हमने बसंत कुसुमाकर रस पर भी चर्चा करेंगे। निराम केस में बसंत कुसुमाकर रस, जो कि इसमें ये पैतृक प्रमेह की औषधि है। आजकल इसको बसंत कुसुमाकर रस को आपने सुना होगा, मधुमेह में करके प्रमोट किया जा रहा है। समाज के साथ बहुत बड़ा छल है, ये बहुत बड़ा जो है ये हाइपोक्राइसी है। क्यों? क्योंकि इसके घटक द्रव्य और इसके भावना द्रव्य शीतवीर्य हैं। शीतवीर्य औषधियों को ओबीज और फैटी लीवर के केसेस में नहीं देना चाहिए। ये पित्त के शमन की औषधि है। कहाँ दोगे? आपके पास बसंत कुसुमाकर देने के लिए बहुत रास्ते हैं। पित्त शमन, अगर जो मान लीजिए यही ये साम पेशेंट्स, ओबीज पेशेंट्स आपके पास, और डायबिटिक भी है, वो आपके पास डेंगू फीवर में आ गया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लेके आ गया, तमाम सारे उसको चक्कर आ गए और उसको प्लेटलेट कम हो गया, बसंत कुसुमाकर दीजिए, पित्त का शमन करेगा। क्योंकि उसमें क्या हुआ है, जठराग्नि ने पित्त निकल करके बाहर चली गई, पित्त जो है बाहर चला गया निकल करके, वहां उसको
पित्त शमन देना है इन ए साम केस एंड और निराम पेशेंट। एक्यूट फेज की दवा वसंत कुसुमाकर है, मनिशादी चूर्ण, कामदुधारस, प्रवाल पिस्टी, ये बहुत सारी दवाइयां हैं। शुद्ध कुचला, पारसी के वानी दोनों में दे सकते हैं। मनिशादी डिकॉक्शन, निम्बादी चूर्ण, सूदशेखर। सूदशेखर पे भी बहुत चर्चा होनी चाहिए, कभी कभी तो 1 घंटा पूरा मैं सूदशेखर पर चर्चा करूंगा, तब फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि सूदशेखर किसमें दिया जाए। प्रभाकर बटी इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर पित्त शमन। और ये रस्तम की दुष्टि के लिए आप लोगों को रस्तम की दुष्टि में, एंजाइटी में 5 दवाइयां नोट कर लीजिए, इसमें देनी है रस्तम की दुष्टि में। नंबर 1 प्रभाकर बटी, नंबर 2 सारस्वत चूर्ण 250 to 500 mg BD, नंबर 3 पारसी तगर जिसको सुगंध वाला कहते हैं, पारसी की अवानी खुरासानी अजवाइन के नाम से मिलती है मार्केट में, 250 to 500 mg BD, सुगंध वाला 250 to 500 mg BD। आप कैप्सूल भर करके अपने घर में रख लीजिए, पेशेंट्स को, एंटी एंजाइटी वालों को दीजिए। प्रभाकर बटी 1 BD, पैल्पिटेशन की बहुत अच्छी दवा है प्रभाकर बटी, क्योंकि अर्जुन त्वक्वात में इसका जो है इसका मर्दन होता है। सारस्वत चूर्ण और चंद्र प्रभा बटी। वसंत कुसुमाकर रस पर मैं अभी बता ही चुका आपको, इट इज नॉट द मेडिसिन ऑफ डायबिटीज टाइप 2, या अवरोध करेगी, आम का संचय करती है। इसके भावना द्रव्य अड़ूसे की पत्ती, हल्दी का रस, गन्ने का रस, कमल फूल, मालती के रस, शतावरी, केले का गंध। आप देखेंगे कि सारे द्रव्य क्या है, सारे के सारे द्रव्य इसके जो है शीतवीर्य हैं। शीतवीर्य द्रव्यों को कहीं आप डायबिटिक पेशेंट में दोगे। और बाजार में क्या है वसंत कुसुमाकर, हाँ भाई शुगर की तो बहुत अच्छी दवा है। शुगर की अच्छी दवा किसके लिए है, निराम पेशेंट्स के लिए, टाइप 1 के लिए जिसकी पित्त वात प्रकृति है और पित्त की वात की विकृति है। वात के अवरोध में वसंत कुसुमाकर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केसेज ऑफ साम पेशेंट्स और ओवीक पेशेंट्स। ये सब चीजें हैं, आप इन पर चर्चा करिए। और मैं इतना प्रत्यक्ष दृष्ट कर्मा वैद्य नहीं हूं, यदि आपको मेरी कोई बात में संशय हो, मैं आज भी विद्यार्थी हूं, कई चीजें मुझे आपसे आज भी सीखनी है। तो ये सब चीजें हमें मिलकर के डिस्कस करनी है और समाज के हित के लिए भगवान धन्वंतरी का बताया हुआ काम हमें करना है। अश्वगंधा को आप लोग जानते हैं कि साहब ये तो इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई है। मैंने एक सर्वगंधा एक पेशेंट्स को दिया था, मुझे इतना अनुभव नहीं था, जब 30-35 साल पहले, 25-30 साल पहले की बात हो गई। संधिवात का रोगी था, उसको सर्वगंधा दिया गया और भी अन्य औषधियों का प्रयोग किया गया। उसने 2 महीने ट्रीटमेंट दिया। उसने कहा मुझसे आकर के कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई से मुझे आराम तो आया, लेकिन मेरा वजन 6 किलो बढ़ गया। तो तुरंत मैंने समझ लिया कि अश्वगंधा जो है वो हाइपरलिपिडीमिया करता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया करता है। यह वीर्य में उष्ण होते हुए भी ये विपाक में मधुरता के कारण और रस में मधुरता के कारण और गुण में स्निग्धता के कारण और लघुता के कारण सूक्ष्म स्रोतों में जाकर के बैठ जाता है और लिपिड के ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए मोटे रोगियों की औषधि ये नहीं है। इट नॉट ए मेडिसिन फॉर ओवीक पेशेंट्स, इट शुड नॉट बी गिवन टू ए पेशेंट्स ऑफ फैटी लीवर इन ए साम केस। ये निराम रोगियों की औषधि है, लेकिन निराम रोगियों को भी पित्त का प्रकोप या अम्ल पित्त या हिमोप्टिसिस, हिमेटिमेसिस होने पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां इसकी उष्णता हावी हो जाएगी। इंडिकेशन इन निराम अवस्था बट नॉट सिम्टोमेटोलॉजी, पित्त विशेषण ना हो, पित्त का प्रकोप ना हो, निराम अवस्था हो। न्यूरोपैथी में दे सकते हैं, आर्थराइटिस में दे सकते हैं, आम बात में दे सकते हैं। निराम रोगी को, दुबले पतले रोगी यदि आम बात की स्थिति में आते हैं, देयर अश्वगंधा यू मे गिव इन दोज केसेस ऑफ न्यूरोपैथी, आर्थराइटिस एंड आम बात। ये निराम रोगियों की औषधि है जहां वात का प्रकोप हो। पित्त के प्रकोप में अश्वगंधा नहीं दिया जाता निराम रोगी को, और साम रोगी को भी अश्वगंधा नहीं दिया। ये वही है जो मैं बता रहा था, 1/3 ऑफ द इंडियन सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया सर्वे रिवील्स दैट 42% ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन डिस्पाइट द एलोपैथिक मैनेजमेंट। ये आपको पता नहीं है। एंड वी आर ट्रीटिंग द टिपिकल केसेज हैविंग 210, 190/110, वी आर ट्रीटिंग सक्सेसफुली। घबराने की जरूरत नहीं। आश्रय भाव बहुत लंबा टॉपिक है ये बच्चों, ध्यान देना पड़ेगा आपको। अंशंस कल्पना पे हम चर्चा कर ही चुके, आप लोग इसको अध्ययन करें। भल्लातक इज ए वेरी गुड मेडिसिन। इसको आप समझते हैं भल्लातक, अरे ये तो बड़ा गर्म है, ये तो बड़ा अग्निक है, ये तो आग कर देगा, कुछ भी नहीं करता।
but it is a medicine of some patients. It is a medicine of obesity having कफ डोमिनेंट प्रकृति। और दूसरी बात और बता दूं, ल्यूकोडर्मा और सोराइसिस के केसेस में इसके दिए बिना काम नहीं चलता, वेदर पेशेंट इज साम और निराम। ये ड्रग ऑफ चॉइस है ल्यूकोडर्मा और इसमें सोराइसिस में। ये जो है इसको अब क्यों ल्यूकोडर्मा और सोराइसिस में भल्ला तक रिएक्शन क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि इस रोग में विकृति में कफ की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब विकृति में कफ इतना अधिक है तो वो प्रकृति के पित्त और वात को कोई चैलेंज नहीं कर पाता, और भगवान यदि जिसे कष्ट देते हैं तो उसको सहन शक्ति इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसमें कफ की मात्रा प्रकृति में भी डाल देते हैं, प्रकृति में भी कफ की मात्रा बढ़ा देते हैं। इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर निराम और साम पेशेंट्स। कोई नहीं दे सोचना है, वो सब चीजें आप दोगे अपनी, क्या क्या एंटी एंजाइटी भी दे दोगे, पारसी तगर ब्राह्मी और ये सब जो गंधक रसायन है, निम्बादी चूर्ण है, आरोग्य वर्धनी है, कैशुर गुगलू है, लेकिन भल्ला तक के दिए बिना ल्यूकोडर्मा सोराइसिस का रिजल्ट नहीं मिलता। बाकुची भी दे दोगे। तो ये सब चीज सुशेखर की हमने बात आपसे अभी चर्चा की थी। तंत्रुक्तियां ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत इजी है। इनको बच्चों आप पढ़ना जरूर, क्योंकि इसमें जो है इसके गाइड बिना हम रोगी की टिपिकल पेशेंट्स की चिकित्सा के लिए हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स निर्देश भी चाहता है, उद्देश्य भी चाहता है, सब चीजें चाहता है, उपदेश भी चाहता है, हर चीज चाहता है। आप लोग 36 तंत्रुक्तियां हैं या 33 हैं, जो भी हैं, अर्थापत्ति भी चाहता है। जैसे आपने एक अर्थ के कहने से न कहे हुए अर्थ की भी सिद्धि हो जाए, उस अर्थापत्ति है। अरे भाई आप साम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप आशयापकर्षित पित्त है, वो कह रहा है डॉक्टर साहब हाथ पैरों में जलन है, तो आपके सामता के ट्रीटमेंट करने पर ही निरामता का ट्रीटमेंट हो जाएगा, आशयापकर्षित दोष पित्त शमन हो जाएगा। अर्थापत्ति यहाँ लागू हो रही है। हर एक जो है कैटेगरिकल स्टेटमेंट को, एकांत को, हर एक तंत्रुक्ति को आप किसी भी पेशेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को आपको जगाना पड़ेगा। हर तंत्रुक्ति का अपने में एक भाव है, हर एक पेशेंट पे अप्लाई हो सकती है। कंक्लूजन आप लोग जानते ही हैं, सामता निरामता के बिना ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मार्ग आवरण, स्रोतोदृष्टि, सब सामता निरामता ध्यान में रखनी पड़ेगी। Knowledge, quality, function and place of the dosage necessary while treating the case due to multiple disease manifestation। दोषज चिकित्सा ही रास्ता है, दोषज चिकित्सा ही चिकित्सा की कुंजी है। और यदि आप कोई पेटेंट औषधि लिख रहे हैं तो उसके घटक द्रव्यों को भी जरूर याद कर लें, और आयुर्वेद सार संग्रह में औषधि का घटक द्रव्यों का भी अध्ययन करें। नेम ऑफ ईच डिजीज इन मेनी ऑफ द प्रेजेंटिंग केसेस नॉट विकाराना में कुछ लोग ने जिन्नियात कदाचन, विकार बहुत है। आप लोग डॉक्टर साहब मुझे क्या मर्ज है, आजकल पेशेंट ये पूछता क्या मर्ज है, तो क्या मर्ज में आप दोषानुसार बताना शुरू करें, और दोषानुसार चिकित्सा ही सफल है। ये गीता, भगवत गीता बच्चों अवश्य पढ़ा करो। भगवत गीता से हमें जो है नकारात्मक भाव नहीं आते और हमें मानसिक ऊर्जा मिलती रहती है और रस तम की दुष्टि नहीं हो पाती। हम सत्व गुण में जीने के लिए जो है तैयार रहते हैं। रोगी की चिकित्सा के लिए मेरा यह अनुभव है कि मैं भगवत गीता का अध्ययन, आई एम स्टडीइंग फॉर द एज ऑफ माई 18 ईयर्स। जब मैं BSc पार्ट 1 में था तब मुझे गीता का गुटका कोई हाथ लगा, एंड आई एम स्टडीइंग भगवत गीता डेली। तो इसमें देखो लिखा है, यह शास्त्र विधि सिद्धि वर्तते, काम का अर्थ है न सिद्धि में वाप्नोति न सुखम न पर। आपको शास्त्रों में ही जाना है, आपको बृहत्त्रयी लघुत्त्रयी का ही अध्ययन करना है, एंड दोज आर नॉट द थ्योरेटिकल, दोज आर एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। तो इसमें क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, कैसे ना करूं, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। मैं शास्त्रों को ही प्रमाण मानकर चिकित्सा कर रहा हूं। मैं कोई जो है पारिवारिक वैद्य नहीं हूं। मैंने केवल शास्त्रों के द्वारा ही, शास्त्रों को ही अपना आजीविका का साधन मान करके चिकित्सा की। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज से 87 में पास आउट हुआ और मैंने सब अपनी प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड शुरू की। बट आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 to 3 years आई स्टार्टेड आयुर्वेद प्रैक्टिस। क्योंकि पेशेंट हमसे कहता है डॉक्टर साहब बस की ना हो तो बता दियो, पेशेंट कहता 3 दिन का बुखार नहीं होता, डॉक्टर साहब कहीं और दिखा ले। BMS डॉक्टर यदि एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं
तो हम अपने लिए तो अभिशाप हैं ही, हम समाज के लिए भी अभिशाप है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप लोग स्टार्टिंग में एलोपैथिक ना करें। आप स्टार्टिंग में अपनी आजीविका के लिए जैसा मन में आए वैसा कर सकते हैं, लेकिन अपना समय हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी अपनी क्लिनिक से अलग यदि क्लिनिक में प्योर आयुर्वेद के लिए देते हैं तो आपको 1 या 2 साल के बाद ही टोटल आयुर्वेद में कन्वर्ट होने के लिए आपका जो मनोबल है, आपका जो सत्गुण है, वो आयुर्वेद के लिए तैयार कर देगा। ऐसा मेरा विचार है। जब मैंने आयुर्वेद फिजिशियन लिखा था, समाज में मेरे कुलीग ने बहुत मेरी हंसी बनाई थी बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या होता है। अब आप लोगों के लिए हंसी बनाने वाला समय नहीं है। हमने तो इतने बुरे टाइम में आयुर्वेद प्रैक्टिस की है कि लोग हमारे पास दवाइयाँ वापस ले आते थे और हमारे अपने कुलीग ही हमारी मजाक बनाते थे, लेकिन प्रभु ने रक्षा की, भगवान कृष्ण ने रक्षा की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आयोजनकर्ताओं को, ऑर्गेनाइजर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं बधाई भी देता हूँ कि इन बच्चों ने मेरे विचार आप तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। आप इसके पे गौर और जब कभी आप लगे पेशेंट को मैंने बैठे हुए आप ये कौन लोग हैं इसका पूरे जी जब बस आकर के बात है बैठे में होती है और को मेरे लिए भी है ये तो लोग दे दो आप ये कर ले बहुत ऐसा है कि आज एनीवर्ड है तो आज मेरे यदि वो साथ में हो गया रखे हो गया यहां पर एलोपैथी मेडिसिन आ रहा है तो निराश हो आयुर्वेद है आपकी अपने को सपोर्ट में हमारे पास वो किसी के साथ हम लेकिन चिकित्सा ऐसे दिन आजीविका कोई नहीं तो आप यदि आचार्य आप आजीविका को दवाई तो उन्होंने सब दवाई की उन्होंने सब लिखवाया उन्होंने करना कुछ तो ऐसा नहीं है आपकी आजीविका भी नहीं है आप अपना क्योंकि मैं जब देखा तो देखिए उन्होंने आजीविका करो अरे तुम जो है पीजी की तैयारी तो आपको कुछ हमसे निकालना पड़ेगा कि आजीविका ये भी आपने अपना तैयारी कर रखा नहीं आप पड़ेगा आप योग्यता बढ़ेगी लेकिन आजीविका कौन औषधियां यूज होती है में आचार्य ने क्या कहा कैसे कर रहा है उसको वर्धन करने वाला आपको इसके साथ कुछ दवाइयां जैसे ये को बड़ा भी हुआ उसको और वो खाली बिठा रहा है तो बात का फोन बड़ा टेंशन हो गंदा जी नहीं आ रही है उसको सरगंधा जी से जो है डिप्रेशन करता है उसका एल्कलॉइड है अभी गोइंग टू बी ए वेरी मेडिसिन और बताएंगे इस पर डिप्रेशन कॉज करता है फार्माकोलॉजी की बुक पढ़ा और अब इस पर द मेडिसिन इज ए वेरी के बाद का प्रॉफिट हो गई उसके लिए आप कह रहे हो कि यू शुड नॉट गिव you should not do the Meda you may give Arjun the power हमारे वो शिक्षा का विरोध है शिक्षा में उसको सेंड करता है बाहर बड़े योग दे सकते हो बहुत सारी भाषा होती है भाषा वो भी अच्छे से के साथ उसी वाक में वागोत है वागोत के कारण हुई है जब स्वतंत्र आप यदि आप आपको दूसरी चीज आप वो है आपसे है कि आप को भाषा दें सत्व के ध्यान दें अब मेरे द्वारा कि मैं कैसे लाए मैंने हमारे डूइंग फॉर द कैसे होगा ये पड़ेगी तो है ना इंजेक्शन पहले हर बात रहती
और एक अगर आप लोग आगे का इंजेक्शन नहीं तो ये बिजनेस सारे हो गए तो हम ये 20-50 लोग आप चाहो कि हमारी बहुत लगी हो बहुत लोगों को और लोग ये लोग लोग चाहेंगे आप ये तो मैं दोस्तों को पढ़ देता हूं मुझे आपको भी स्टूडेंट ना फिर डाइवर्स चिकित्सा कितना बात हम तक पहुंचा ये बात है ना इसमें तरीका किस तरह इस बार से बहुत सारी कंपनी बार उसको अगर आप it is not it is మూడు లక్షలు కదా అది పల్లె ఇచ్చినారా ఫస్ట్ నెగిటివ్ తీసుకున్నారు